आज का जो हमारा टॉपिक है वो है री रेटिंग। री रेटिंग में सेक्टर री रेटिंग को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड होगा। पूरी तरीके से हमारे मार्केट के जो शेयर्स हैं, इक्विटीज हैं, उन पे हम लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंसी दिखाते हुए अपने पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले री रेटिंग होती क्या है उस पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए, सेक्टर का री रेटिंग होने का मतलब है कि अगर मैं बोलता हूं आपको कि कल के दिन जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है वो फाइनेंशियल सेक्टर आपका आउट परफॉर्म करने वाला है, इसका मतलब है कि उस फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जितने भी शेयर्स आ रहे हैं उनका जो प्राइस है वो जो है वो महंगा होने वाला है, कॉस्टली होने वाला है। तो जब भी किसी सेक्टर के अंदर कोई रैली आती है तो उस सेक्टर के अंदर जो भी शेयर्स हैं उनके प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो उन शेयर्स के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने से क्या होता है, प्राइस की जो उस शेयर का प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अगेंस्ट में उसका प्राइस बहुत महंगा हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो जब भी किसी शेयर का पी रेशियो बहुत तेजी से ग्रोथ करे या डिक्लाइन करे तो उसको हम बोलते हैं री रेटिंग। और जब ये पूरे एक सेक्टर में हो, इसका मतलब है पूरा सेक्टर या तो आउट परफॉर्म करेगा या डाउन ट्रेंड में आएगा। जैसे रिसेंटली मार्केट में एक बात समझ लीजिए, जितने भी अप ट्रेंड आते हैं, जितने भी डाउन ट्रेंड आते हैं, जितने भी कंसोलिडेशन फेज होते हैं लॉन्ग टर्म में, वो सारे सिर्फ एकमात्र कारण की वजह से होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्टर का री रेटिंग। ठीक है, कि जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा एफएमसीजी का। एफएमसीजी का इंडेक्स यहां पे मैं अगर लगा लूं तो आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ये एफएमसीजी का हमारा इंडेक्स है, इसके चार्ट को यहां रखिए सामने। ठीक है, ये हमारा एफएमसीजी का चार्ट है। अब जरा इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाइए। ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम का एफएमसीजी का चार्ट है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप गौर करें तो इस तरीके की रैली आपको देखने को मिल रही है। ये 2009 से लेके अभी तक ये एफएमसीजी सेक्टर ने इस तरीके से आउट परफॉर्म किया है। देखिए, इसी को हम बोलते हैं सेक्टर का री रेटिंग होना। अगर आप गौर करें तो 2006 से लेके 2009 की रेंज में हम लोगों ने इसी सेक्टर ने 4 साल तक टाइम वाइज का करेक्शन दिया था। टाइम वाइज करेक्शन क्या होता है कि किसी प्राइस का एक रेंज में बने रहना, ना तो आउट परफॉर्म करना ना डाउनफॉल में जाना, एक रेंज बनाना और उसी को ट्रेड करना। तो एफएमसीजी सेक्टर ने उसके बाद अपने सेक्टोरल पी को लगभग सारे शेयर इसके बाद 2011 से लेके 2019, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर के लिए गोल्डन रन था, ये वो टाइम जो था गोल्डन रन था सर। सबसे बड़ी रैली एफएमसीजी ने उस टाइम पे देखी। तो 30-30 के जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के शेयर थे वो 80-80 तक चले गए, 74-74 तक चले गए। इसी वजह से अब ये सेक्टर में तो आपको अब ट्रेंड दिख रहा था, लेकिन कई सारे एक ऐसे शेयर्स थे जहां पर कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं था पिछले 3-4 सालों से, क्योंकि वो पहले ही अपने सेक्टर के अगेंस्ट इतने महंगे हो गए थे। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सेक्टर है जो अपना सेक्टर का री रेटिंग करेगा, तो मैं आपको बोलता हूं कि मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अपने सेक्टर की री रेटिंग करेगा। देखिए, सेक्टर की री रेटिंग को समझ लीजिए, एक 20 रुपए से लेके 30 के पॉइंट के बीच का अगर आपका पी है, पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस पॉइंट को मैं आपको समझा दूं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब है कि अगर कोई कंपनी 10 रुपए कमाती है और शेयर का भाव 100 रुपया है तो उसकी अर्निंग से प्राइस कितना ज्यादा है, 10x, 10 गुना ज्यादा है। तो इसका पी रेशियो क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो हम जो प्राइस में मार्केट में मानते हैं ना फंडामेंटली, वो मानते हैं कि लार्ज कैप और मिड कैप में या स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप को तो छोड़ ही दीजिए एक बार के लिए, उसमें फंडामेंटल्स को फिर हम लोगों को बहुत इन डेप्थ जाके बैलेंस शीट को रीड करना होता है और क्वार्टरली ईयर और ईयर करना होता है, वो बड़ा लंबा काम होता है, बहुत लेंथी है। मैं आपको लार्ज कैप और मिड कैप के लिए बोलता हूं कि अगर किसी भी स्टॉक का पी 20 से 30 के बीच में है तो वहां पे अब आपको कोई बड़ा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाबत आपको एक दोबारा से जब भी सेक्टर की री रेटिंग होगी, अगर 11-12% का भी प्रॉफिट ग्रोथ है तो ये समझिए कि ये 20 अगर 25 का पी है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस वो 2 से 3-4 पॉइंट क्वार्टरली बेसिस डिप करेगा। तो अगर उसको अपनी सिर्फ पी को मेंटेन रखना है, अपने सेक्टोरल पी को, जो उसका सेक्टोरल पी उसको ही मेंटेन रखना है,
तो भी उसको हर एक साल में 11-12% का रिटर्न तो आपको बिना कुछ किए बना के देना होगा। और उसके बावजूद अगर री रेटिंग हो गया तो जो शेयर 30 गुने के भाव पे ट्रेड कर रहा था वो 50 गुने या 60 गुने के भाव पे भी ट्रेड कर सकता है, अगर प्रॉफिट ग्रोथ 12 से 15, 15 से 20 इस तरीके से बढ़ी। तो जब किसी शेयर का या सेक्टर का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता है, उसके साथ ही सेक्टर की री रेटिंग होती है। जैसे उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होता है, वैसे ही सेक्टर की री रेटिंग भी डिक्लाइन होती जाती है। धीरे धीरे उसका पी रेशियो सस्ता होता चला जाता है। ठीक है, तो रिसेंट टाइम पे अगर मैं आपके सामने एक चार्ट ओपन करूं तो मैं आपको बोलूंगा, वैसे हालांकि दो है, एक दोनों के मैं नाम बोल दूं, हिंडाल्को और वीईडीएल, दोनों ही आपके सामने। मैं हिंडाल्को का चार्ट लगाऊं, देखिए हिंडाल्को का जो रिसेंटली पी रेशियो है आपके सामने, ये देखिए चार्ट पहले से बना हुआ है, अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो तो ये इस तरीके का प्राइस एक्शन देखिए, आप देख पा रहे हैं। अब मैं जरा इसको समझा दूं, ठीक है। अगर आप गौर करें तो मेटल सेक्टर का जो पी रेशियो है, एवरेज पूरे सेक्टर का बता रहा हूं, वो 20 से 21 का है, कहीं कहीं 19 भी है। अभी अगर डाउनफॉल हुआ तो ये 19 आ गया, बाकी 20, 21, 22 रहता है। ठीक है, तो अगर किसी भी शेयर का पी अपने सेक्टोरल पी के बराबर ट्रेड कर रहा है, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। अगर किसी शेयर का पी अपने सेक्टोरल पी से भी सस्ता ट्रेड कर रहा है तो समझिए सोने पे सुहागा। ये काम कौन कर रहा है? 9 रुपए के पी पे ट्रेड कर रहा है वीडीएल, वेदांता। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें डिविडेंड बहुत देता है। ठीक है, जितनी अर्निंग है पूरा लगभग हम लोग उसका डिविडेंड रिसीव कर ही लेते हैं, और शेयर में भी ग्रोथ दिखता है, ऐसा नहीं कि शेयर्स में ग्रोथ नहीं, ग्रोथ है। ठीक है, अब जरा समझिए हिंडाल्को के प्राइस एक्शन को। हम लोगों ने क्या देखा, हिंडाल्को का अगर आप पूरा प्राइस एक्शन देखें तो आप एक बॉक्स बना सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा एक आप बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये अब ये जो आपने बॉक्स बनाया, इससे ये समझ आता है कि मई 2006 से लेके और उसके बाद 4 साल के ये ड्यूरेशन में प्राइस ने दोबारा उसी 240-50 के हाई को टच किया, फिर 2014 में किया, फिर 2018 में किया। अब ये जो 2018 में हुआ ना, वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग था। किसी भी रेजिस्टेंस एरिया के पास अगर कोई बड़ा सेलर है तो वो प्राइस वहां पहुंचेगा, उसको ब्रेक भी कर सकता है लेकिन सस्टेन नहीं करेगा, गिरेगा उसके बाद। ठीक है, या तो वहां पहुंचे, ब्रेक नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा, ब्रेक कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, ब्रेकआउट करके एक रैली देने के बाद गिर सकता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, प्राइस उसको, अगर बड़ा सेलर है तो। लेकिन अगर बड़े सेलर के सामने बायर्स भी एग्रेसिव हैं तो प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा और सस्टेनेबिलिटी दिखाएगा। यहां इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास आप देखिए, जब पहली 5 बार पहुंचे तो कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं, रेट दोबारा पहुंचे तो फिर, तीसरी बार पहुंचे तो फिर। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन हुई, जो पहला पुल बैक था वो कभी ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद जो दूसरा स्विंग लो लगा, उसके बाद एक बार प्राइस उसके नीचे आया लेकिन उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ, प्राइस दोबारा वो हाई ब्रेक करके गया। और इस बार प्राइस ने 2016-17 में यहां पहुंचा और 2020 तक अपने ऑल टाइम हाई के पास 3 साल का करेक्शन पीरियड, 3 इयर्स करेक्शन पीरियड। और ये कौन सा करेक्शन है? इसको हम लोग बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। कि समय, ऐसा नहीं कि प्राइस गिर गया हिंडाल्को का, नहीं, 3 साल तक प्राइस एक रेंज को ट्रेड करता रहा। वो रेंज अगर आप देखें तो ये रेंज क्या है, 270 से लेके 190 का रेंज है। 80 पॉइंट के रेंज में प्राइस कब तक ट्रेड किया? 3-4 साल ट्रेड किया। कोविड के टाइम पे डिप आया, एक अच्छा लिक्विडिटी स्वीप मिल गया प्राइस को, उसके इंपैक्ट से प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिया। लेकिन ये जो सप्लाई थी, इसके सामने हिंडाल्को को उस समय और बाइंग करनी होनी थी, लेकिन इस डिप की वजह से जो लिक्विडिटी आया तो उससे ये स्विंग लो हाई ब्रेक हो गया। इससे अभी बायर्स की पूरी डिमांड कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तो प्राइस ने ब्रेकआउट के बाद प्राइस को सस्टेन कराया, क्योंकि 3-4 साल की पहले की खरीदारी थी, और फिर प्राइस सस्टेन करते हुए एक हाई लगाया और उसी प्राइस को रिटेस्ट किया। अब ये लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर आप थिन लाइन को थोड़ा सा इससे रखें तो आपको समझ आएगा। अब प्राइस ने उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मोमेंटम किया, मोमेंटम के बाद रिटेस्ट किया। अब देखिए, एक अच्छे बायर की पहचान को समझ लीजिए। एक अच्छे बायर्स कौन होते हैं, आप कंपैरिजन कर लीजिए। ठीक है, मैं आपके सामने 2 चार्ट लगाता हूं। ये 2 चार्ट हो गए। ये पहला चार्ट हिंडाल्को का है, दूसरा चार्ट आपके सामने मैं लगाता हूं, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी का। ठीक है, अब जरा बैंक निफ्टी के चार्ट को हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे देखें। इसको भी हम लोग पूरा बड़ा कर ले, ऐसे क्यों रखे, है ना? जब ये पूरा चार्ट हम लोगों ने इस तरीके से किया, इसको भी ऑटो कीजिए।
देखिए ये रैली आ गई। अब एक बात बताइए, ये प्राइस ने 3 महीने तक ये पुल बैक किया और प्राइस यहां तक चल गया, उसके बाद ये रैली हुई, ठीक है। इस रैली में जो एक चीज कॉमन दिखेगी वो पता है क्या है? बायर्स का बहुत हल्के हल्के धीरे धीरे आगे बढ़ना। ये जो एंगल आप बायर्स का बाइंग का देखेंगे और ये एंगल अगर आप बायर्स का बैंक निफ्टी में बाइंग का देखेंगे तो एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखती है कि इस प्राइस में डिप आना बहुत मुश्किल है। इस प्राइस में, हिंडाल्को के प्राइस में डिप आना बहुत मुश्किल है। बैंक निफ्टी में अगर एक सिंगल ट्रिगर हो जाए तो आप एक बार में प्राइस को कुछ नहीं तो 53, 300, 400 तक तो ऐसे ही देख लें, ठीक है। ये जो लोग प्राइस को समझते हैं वो लोग समझ गए होंगे जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूं, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है हिंडाल्को का। ये जब ये हाई ब्रेक हो, हाई के बाद जो ये रिटेस्ट हुआ, तो रिटेस्ट के बाद बायर्स ने बहुत संभल के पैर रखे और बहुत अच्छी खरीदारी की जो कि यहां भी की थी, ठीक है। अब जाकर इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई के अबव की क्लोजिंग दी और वहां भी हम लोगों ने लगभग देखिए जून 2024 से लेके दोबारा हम लोग जून की तरफ पहुंच रहे हैं, तो 12 महीने का टाइम पीरियड फिर से एक टाइम वाइज करेक्शन में गुजार दिया। तो अब ये जो टाइम आ रहा है जो हिंडाल्को के लिए, ये टाइम टू बाई है, खरीदारी का समय, सबसे बेस्ट टाइम टू बाई है। अगर आप बोले कि ये सिर्फ हिंडाल्को के लिए है क्या, नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक सेक्टर दिखाऊं, आप बहुत आसानी से इन चीजों पे गौर कीजिएगा बस, ठीक है, बहुत ध्यान से रहिएगा, एक एक पॉइंट को बस समझते चलिए। बीएसई मेटल सेक्टर, इसके चार्ट को जरा देखिए, ये बीएसई के मेटल सेक्टर का चार्ट है। अगर आप गौर करें तो इसके ऑल टाइम जो 2006 के आसपास के 7 के हाई थे वो हम लोगों ने यहाँ कंसोलिडेशन करके उसको ब्रेक किया। अब वहां पे रिट्रेसमेंट चला। देखिए रैली और रिट्रेसमेंट में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है, खरीदारी हमारी अच्छी होगी, एक छोटी छोटी कैंडल्स में पुल बैक के साथ बहुत सावधानी बरतते हुए कदम रखे जाते हैं। बड़ी कैंडल्स की बाइंग इंपैक्ट को खत्म कर देती है। जैसे यहां से यहां तक एक बड़े कैंडल्स की बाइंग आई, उसके बाद प्राइस को कितना कंसोलिडेशन, कितना इस बाइंग को पचाने के लिए, सिर्फ डाइजेस्ट करने के लिए इतना टाइम देना पड़ा है, ठीक है। और वहीं पे अब इस डिमांड के सामने ये रिट्रेसमेंट चल रहा है तो सप्लाई आ ही नहीं पा रही। देखिए लोअर विक, रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड, मैंने दोपहर के सेशन में बताया, जब निफ्टी 50 के एनालिसिस का अभी तक जिन लोगों ने सेशन नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके भी देख सकते हैं, मैंने वहां लिंक को पिन करा दिया है। अगर आप डायरेक्टली विजिट करना चाहें तो चैनल को ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले इस सेशन को पूरा अच्छे से देख लीजिए। तो प्राइस यहाँ पे देखिए कितना संभल के कदम रख रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट, प्राइस की बाइंग के कंपैरेटिवली सप्लाई जब उतनी एग्रेसिव ना हो और छोटी छोटी कैंडल्स में, नॉन बॉडी साइज कैंडल्स में गिरावट हो रही हो, तो प्राइस जहां से पुल बैक करेगा तो एक बड़ी रैली करेगा। तो मेटल सेक्टर का पूरा री रेटिंग होने को है। 2006 के जो हाई थे हम उसको ब्रेक करके अब दोबारा से एक नया हाई लगाएंगे। अब आप मुझसे पूछिए कि इस मेटल सेक्टर का टारगेट क्या है, ठीक है। आपका जो वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए कि री रेटिंग में जो भी 21 का पी है वो कहां तक जा सकता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि जब भी किसी एक प्राइस का रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद कोई टारगेट लेना हो तो जितना बड़ा पुल बैक उतना बड़ा टारगेट। यहां से यहां तक कि इस रैली को उठाइए, ठीक है, और इसको यहीं से क्लोन कीजिए और ऐसे लगा दीजिए। तो इसका टारगेट अभी 28,000 हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, नियर अबाउट 78,000। तो अगर 20 के पीई है, अगर 20 का इसका पीई है तो लगभग मान के चलिए 50-55 के अराउंड सेक्टोरल पीई होगा एवरेज। तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे हिंडाल्को के प्राइस को जज करना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितनी बड़ी रैली को यहाँ पे देखने वाले हैं सामने। और ये जो रैली आएगी ना, इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। ये जो पूरा बुल रन आएगा मेटल सेक्टर में, इसमें कोई भी ऐसा शेयर नहीं होगा जो बचेगा नहीं, जो चलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जो लार्ज कैप मेटल सेक्टर में शेयर्स है उन पे जरूर नजर रखिए, वहां पे आपको नजर रखनी, ठीक है। तो सोचिए 600 का शेयर आपका क्या टारगेट देके जाएगा जब इसका इंडेक्स लगभग 2.5 गुना यहां से मोमेंटम के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कल के दिन ही हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सेक्टर री रेटिंग उम्मीद है आपको। देखिए सेक्टर में उसके पी रेशियो की री रेटिंग की वजह से ही प्राइस में रैलीज आती। 11 से 12% का प्रॉफिट है हिंडाल्को का, ठीक है। तो सिर्फ उतना ही अगर इंक्लूड करते रहेंगे तो 11 से 12% तो पर एनम ऐसे ही बना के देगा, कुछ करने का जरूरत नहीं, उतना तो प्राइस में दिखेगा ही दिखेगा। और अगर री रेटिंग हो गया तो यही 600 का भाव खड़े खड़े आपके सामने 2,500 हो जाएगा, 1800 2,000 हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं बोल क्यों, इतने बड़े टारगेट क्यों रख रहा हूं? ये तो बड़े टारगेट हुए ना, इतने क्यों रख रहा हूं? देखिए ये जो ब्रेकआउट रेंज आप देख रहे हैं ना, ये किसी 1 2 3 साल का ब्रेकआउट नहीं है।
ये ब्रेकआउट जो आप देख रहे हैं वो ब्रेकआउट आप देखिए कितने साल का है। यहाँ पे हम लोग कहाँ थे 2006 में, वहां कहीं से ब्रेकआउट कर रहे हैं 2006-2010 के लेवल्स को। डीएलएफ का ब्रेकआउट इस तरीके का कुछ हुआ था और प्राइस डबल हो गया। मैं आपको डीएलएफ का चार्ट दिखाऊं एक बार, बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट। अब दोबारा हम लोगों को करेक्शन मिल गया। ये देखिए कितने टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट ये होते हैं। जब इस तरीके के कोई ब्रेकआउट होते ना, फिर बोलिए आप खरीदिए नहीं, क्यों नहीं खरीदे सर? ऐसी बाइंग तो हम लोग कभी छोड़ते, 2022 में हम लोगों ने खरीदा था डीएलएफ, ठीक है, और वही टाइम आपके सामने दोबारा है। देखिए ये कंसोलिडेशन फेज, बहुत अच्छा प्यारा प्राइजेक्शन था डीएलएफ का उस टाइम पे। हमारे जो हमारे क्लासेस के ट्रेडर्स सभी की होल्डिंग में था, अच्छी खासी डिमांड। आप सोचिए रैली ओवर हो गया, हमारा उसी टाइम टारगेट था 1200, यहां खरीद रहे थे तब 1200 का टारगेट था, 4x 4 गुना, ठीक है। तो अभी जो हाई लगा दिए वो 940 के आसपास लगा। आप सोचिए कि रैली खत्म होगी, नहीं, ओवर नहीं है, अभी दूसरा रैली आएगा, 4 वेव आएगा सर। अभी तो दूसरा, पहला खत्म हुआ, ये कंसोलिडेशन, दोबारा से कंसोलिडेशन, पुल बैक, या ये हाई ब्रेक होगा, फिर मोमेंटम होगा, ठीक है। सेम पैटर्न में प्राइजेक्शन विप्रो का जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरीके का कुछ प्राइजेक्शन आईएक्स का भी होने वाला है, उसमें अब टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। आप सिर्फ देखते जाइए कि कैसे प्राइस के स्ट्रक्चर बनते हैं, कैसे प्राइस बनता है। किसी इंडिकेटर टूल का जरूरत नहीं है। अगर हमारी लर्निंग्स आपको पसंद आती है और आप इसी तरीके से चीजों को सीखते हुए सपोर्टिव लाइफ टाइम इसको बिजनेस की तरह आगे ले जाना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप डीमेट हमारे अंडर फ्रेंचाइज रखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको धन के डीमेट का लिंक मिल जाएगा। ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूं, ये धन का डीमेट। आप देखिए ये लो लगे थे 2009 में, उसके बाद प्राइस ने ये कंसोलिडेशन की शुरुआत की, लो लगाता है, लो लगाता है, फिर उसी के अंदर आता है। तो ये एक बुल पैटर्न इस तरीके से, ठीक है, ये बुल पैटर्न होता है। फिर प्राइस ने ये हाई ब्रेक किया 2021 में, यही हम लोगों ने खरीदारी की थी इसकी। ये रिटेस्ट का टाइम था, ये हमारा बाइंग टाइम था, सबसे बेस्ट टाइम टू बाई था, वहां से ये रैली हम लोगों ने ली। जो ये टाइम, इसी टाइम पे हम लोगों ने आईआरबी इंफ्रा में भी बाइंग की थी, क्लासेस में हम लोग खरीदारी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने बहुत अच्छे पोर्टफोलियो बनाए जिसमें ईटीएफ्स उसमें एक अच्छा मेजर पार्ट है, और हमारा टारगेट बहुत बड़ा है सर। उसके लिए आप लोग जिस समय खरीदने से गड़बड़ाते हैं ना, हम लोग अपने पोर्टफोलियो की बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग और सही टाइम पे एग्जीक्यूशन, दोनों काम परफेक्टली करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से ये सेशन समझ आया होगा, और जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं उनको नोट डाउन करके रखिए। सेक्टर री रेटिंग से ही प्राइस में बड़ी रैली, डाउनफॉल सब कुछ होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। जो भी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो उसके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और एप्लीकेशन के थ्रू अगर एनरोल करना चाहें तो कॉन्टैक्ट डिटेल और एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।